नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसके भाग 2 को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने टेस्ट सीरीज़ का जो भाग 1 था उसको हमने कंप्लीट करा दिया था। भाग 1 में हमने टोटल 30 प्रश्नों को सॉल्व करवाया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न थे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। तो आज हम भाग 2 को कवर करेंगे इस टेस्ट सीरीज के, तथा इस वीडियो में भी हमने टोटल 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। इन 30 प्रश्नों को आपको पूरे ईमानदारी से सॉल्व करना होता है तथा आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 से लेकर 5 सेकेंड तक का समय दिया जाता है उनको सॉल्व करने के लिए। तथा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया कीजिए कि आप इन 30 प्रश्नों में से कितना सही कर पा रहे हैं। यह जो टेस्ट सीरीज है पूरी तरह से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए है। तो आइए टेस्ट सीरीज के भाग 2 को देख लेते हैं कि आज के दिन जो है टेस्ट सीरीज जो 2 है हमारी, इसमें हमने कौन कौन से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा आज का है, किस शहर को आर्किटेक्चर की पहली यूनेस्को विश्व राजधानी घोषित किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि रियो डी जेनेरियो। यह ब्राज़ील का शहर, आप याद देखिएगा, जो रियो डी जेनेरियो है यह ब्राज़ील का शहर है जिसको यूनेस्को के द्वारा आर्किटेक्चर की पहली विश्व राजधानी घोषित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, साल 2020 की। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा यह घोषणा की गई कि ब्राज़ील का जो शहर रियो डी जेनेरियो है यह साल 2020 के लिए वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर की राजधानी रहेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स का है। अब बात यहाँ पे यूनेस्को की है। तो यूनेस्को का कई बार जो है हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो पेरिस में। कहाँ? तो पेरिस में जो है आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा। कहाँ पे? तो पेरिस में जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। तथा यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1946 में जो है यूनेस्को की स्थापना की गई थी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह, यानी कि जो आपको बताना है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है भारत का सबसे भारी, निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके पास 4 सेकंड का समय है। तो भारत का जो सबसे भारी संचार उपग्रह है उसको कहा जाता है GSAT-11, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो GSAT-11 है यह भारत का सबसे भारी यानी कि सबसे हैवी सैटेलाइट माना जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि संचार उपग्रह, यह भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है GSAT-11। आप इसे याद रखिएगा। इसका कुल वजन कितना है? तो इसका कुल वजन है, बताया जाता है 5854 किलोग्राम। तो इसका वजन भी आप याद रखिएगा। GSAT-11 का कुल वजन है 5854 किलोग्राम तथा यह भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। दूसरा प्रश्न यह था हमारा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है, देश का 25वां जो उच्च न्यायालय है कहाँ स्थापित किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो हमारे देश का जो 25वां उच्च न्यायालय है यह अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अमरावती में। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। एक चीज़ और इससे आपसे पूछी जा सकती है कि जो देश का हमारे 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया है इसके पहले न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश कौन बने इस हाईकोर्ट के? तो जो अमरावती में हाईकोर्ट बनाया गया है देश का 25वां, इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं पहले, उनका नाम है विक्रम नाथ। ये नाम आप याद रखिएगा। इस हाईकोर्ट के जो है पहले मुख्य न्यायाधीश बने विक्रम नाथ। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो भारत का जो पहला गेमिंग विश्वविद्यालय है यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। यानी राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए,
आंध्र प्रदेश में जो है भारत का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2018 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी शब्द निम्नलिखित में से कौन था। आपको बताना है कि 2018 के लिए जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा हिंदी शब्द किसे घोषित किया गया है। तो 2018 के लिए जो हिंदी शब्द है वह घोषित किया गया था नारी शक्ति। तो यार इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी शक्ति। और 2019 के लिए कौन सा हिंदी शब्द घोषित किया गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा, तो संविधान। तो दोनों आपको याद रखना है। 2019 की अगर बात हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। और 2018 के लिए जो हिंदी शब्द घोषित किया गया था ऑक्सफोर्ड के द्वारा वह था नारी शक्ति। तो दोनों आपको याद रखना है, 2018 के नारी शक्ति और हाल ही में 2019 के लिए संविधान को हिंदी शब्द घोषित किया गया था ऑक्सफोर्ड के द्वारा। तो इसे दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए 20 रुपए के सिक्के का आकार क्या है। जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा 20 रुपये का नया सिक्का, नया कॉइन जारी किया गया है, इसका आकार किस प्रकार का है। तो इसका आकार है 12 कोना, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 कोना। तो इसे आप याद रखिएगा, जो नया 20 रुपये का सिक्का जारी किया गया है इसका आकार किस प्रकार का है, तो 12 कोना। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किसने भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस है जिसके द्वारा भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत की जो पहली जैव ईंधन संचालित विमान है वह देहरादून से दिल्ली उड़ी थी तथा इस विमान का क्या नाम है, तो स्पाइस जेट। तो आप इसे याद देखिएगा, भारत की जो पहली जैव ईंधन उड़ान भरने वाली एयरलाइंस है वह है स्पाइस जेट। इसने कहाँ से कहाँ तक उड़ान भरी थी, यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो देहरादून से दिल्ली, कहाँ से, तो देहरादून से दिल्ली तक इसने उड़ान भरी थी स्पाइस जेट ने। तो इसे आप याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भीमबेटका रॉक शेल्टर यानी कि भीमबेटका की गुफाएं आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। जल्दी से जवाब दीजिए। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन। आप इसे याद देखिएगा, मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन, यहीं पे आपको मिलेंगी भीमबेटका की गुफाएं। तो आप इसे याद देखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन गूगल के सीईओ हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गूगल के सीईओ प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो सुंदर पिचाई, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। सुंदर पिचाई जो हैं ये गूगल के क्या हैं, तो ये सीईओ हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, तथा ये किस आईआईटी संस्थान से पढ़े, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो जो गूगल के प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ये कहाँ से ग्रेजुएट हैं, तो आईआईटी खड़गपुर से। कहाँ से, तो आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट है सुंदर पिचाई, जो कि प्रेजेंट टाइम में गूगल के सीईओ हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें सत्या नडेला की, तो सत्या नडेला किस कंपनी के सीईओ हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के। किसके, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला। और स्टीव जॉब्स किस कंपनी के सीईओ हैं, तो एप्पल के सीईओ हैं स्टीव जॉब्स। और जेफ बेजोस किस कंपनी के सीईओ हैं, तो अमेजॉन के। किसके, तो अमेजॉन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। तो चारों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी एक पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, अफगानिस्तान की राजधानी आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन है। तो अफगानिस्तान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका काबुल, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, काबुल। वहीं इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आपको मिलेगी। और अबू धाबी किस देश की राजधानी है, तो अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूएई कहते हैं। यूएई की राजधानी आपको मिलेगी अबू धाबी। और तेहरान किस देश की राजधानी है, तो ईरान देश की राजधानी है तेहरान। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, भूटान की मुद्रा को क्या कहा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भूटान देश की मुद्रा क्या है, तो भूटान की मुद्रा को हम कहते हैं नगुल ट्रम, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है।
भूटान की मुद्रा को कहा जाता है नगुल ट्रम। आप इसे याद रखिएगा। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू। क्या है? थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है और भूटान की मुद्रा को कहा जाता है नगुल ट्रम। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं दिरहम किस देश की मुद्रा है? तो दिरहम किस देश की मुद्रा है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की। और क्यात किस देश की मुद्रा है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है इसको हम कहते हैं क्यात। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ये जो टोमान मुद्रा ये 100% आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, क्योंकि इस मुद्रा को हाल ही में एक देश के द्वारा अपनाया गया है। उस देश का नाम है ईरान। तो आप इसे याद रखिएगा। ईरान की जो नई करेंसी है, नई मुद्रा है, उसको कहा जाता है टोमान। इससे पहले ईरान की मुद्रा थी रियाल, तथा रियाल के स्थान पे जो है ईरान ने नई मुद्रा को अपनाया, उसका नाम रखा है टोमान। तो इसे आप याद रखिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा शहर गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है? तो पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा पिंक सिटी, यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है किसको? तो जयपुर को। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जयपुर को जो है गुलाबी शहर कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे हम 2011 सेंसस के अनुसार उसकी बात कर रहे हैं। तो 2000 सेंसस के आंकड़ों के अनुसार 2000 सेंसस यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों के अनुसार जो है भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी कि आबादी वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। वहीं अगर हम भारत के सबसे कम आबादी वाले राज्य की बात करें 2011 के सेंसस के अनुसार तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य था सिक्किम और सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य था उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों आपको याद रखना है। आरबीआई के 23वें गवर्नर आपको बताना है। तो आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के 23वें गवर्नर थे रघुराम राजन। तो आप इसे याद रखिएगा। रघुराम राजन जो थे ये आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। और वर्तमान में हमारे गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में हमारे गवर्नर हैं। कौन से क्रम के गवर्नर हैं? तो 25वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से पहले कौन गवर्नर थे? तो उर्जित पटेल थे। ये कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो ये 24वें नंबर के गवर्नर थे। इन्हें भी आप याद रखिएगा। 23वें नंबर के हमारे आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन, 24वें नंबर के थे उर्जित पटेल और 25वें नंबर पे यानी कि वर्तमान में हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो आप इसे याद रखिएगा। आरबीआई जो है हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न हमारा है, तिब्बत में इनमें से कौन सी नदी का स्रोत है? यानी कि इन तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है आपको बताना है। तो सतलुज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। तिब्बत में जो है सतलज नदी का स्रोत है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तिब्बत मतलब सतलज नदी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पूना पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पूना पैक्ट पे आपको याद रखिए किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। कब किया गया था? तो 26 सितंबर 1932 को। अब डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका जवाब दीजिए आप। तो मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो पहला अनाज था उसका क्या नाम था? तो गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के द्वारा जो पहला अनाज इस्तेमाल किया गया था वह था गेहूं, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, गेहूं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि भारत सरकार का वकील कौन होता है, सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत सरकार का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, भारत सरकार का जो वकील होता है वह होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी जो होता है यह भारत सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। कौन है? तो के वेणुगोपाल जो हैं
ये वर्तमान में हमारे क्या हैं, तो हमारे महान्यायवादी हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा कौन से आर्टिकल के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, तो आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण का जो लेखक है इनमें से कौन है, तो ऋषि वाल्मीकि, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं, तो वाल्मीकि जो हैं रामायण के लेखक माने जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा तुलसीदास के द्वारा किसकी रचना की गई थी, रामचरितमानस की जो रचना है यह तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कालिदास के द्वारा किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी, तो अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा क्या है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वह रखी गई है 21 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 21 वर्ष यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जानने से पहले ये जान लेते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था यह कब आयोजित किया गया था। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन था यह 12 नवंबर 1930 से, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 12 नवंबर 1930 से लेकर यह चला था 13 जनवरी 1931 तक। तो डेट आप याद रखिएगा, 12 नवंबर 1930 से लेके 13 जनवरी 1931 तक चला था पहला गोलमेज सम्मेलन। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक। कब से, तो 7 सितंबर से लेके आपका हो जाएगा 1 दिसंबर 1931 तक चला था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932 को। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों आपको याद रखने हैं। पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक, दूसरा हुआ था 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक, और तीसरा आयोजित किया गया था 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932 के मध्य। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखने हैं। तथा इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो लंदन में। कहाँ, तो लंदन में इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, स्नूकर में गेंदों की संख्या यानी कि बॉल्स की संख्या कितनी होती है। तो स्नूकर में गेंदों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 21, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, स्नूकर में कुल 21 गेंदें होती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कहाँ, तो हाँ ये प्रश्न है। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बेसिक, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बेसिक जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बूटिंग। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का इसमें से कौन सा उदाहरण है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है, तो IBM 701, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, IBM 701 जो है यह फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से किस कारक पर तारों का रंग निर्भर करता है। तो तापमान पर यानी कि टेम्परेचर पर जो है तारों का जो रंग होता है वह निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, टेम्परेचर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या आपको बतानी है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन में परमाणु संख्या होती है 8, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 8। तो आप इसे याद रखिएगा।
अगला प्रश्न जो है सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार एग्जाम में पूछा गया है, इनमें से कौन सी गैस गुब्बारा में भरी जाती है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस। तो इसे आप याद रखिएगा, हीलियम गैस जो है यह गुब्बारे में भरी जाती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नमक का रासायनिक सूत्र क्या है?